मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 का चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियाँ के बारे में वर्णन करती हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियाँ के बारे में। तो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस। लेकिन सर विलियम जोन्स ने 28 फरवरी 1793 को सिद्ध कर दिया कि यह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के बारे में पाते हैं तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के पूर्व ही उसके पिता किसी युद्ध में मारे गए थे। अतः सुरक्षा की दृष्टि से उनकी माता ने पाटलिपुत्र चली आई, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन एक ग्वाले के यहाँ होता है और चंद्रगुप्त मौर्य विंध्याचल के जंगलों में अपने साथियों के साथ चरवाहा के काम करता है। इसी बीच वह राजकिल्लम नामक खेल अपने साथियों के साथ खेल रहे होते हैं। उसी वक्त चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो हैं वह नंद वंश के शासक धनानंद से अपमानित होकर, भरे दरबार में अपमानित होकर उसी रास्ते से चले जा रहे थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम धनानंद का समूल नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम चैन से रहने वाले नहीं हैं। इसी बीच उन्होंने देखा कि यह बालक अपने साथियों के साथ बहुत ही अच्छे से खेल खेल रहा है और वह राजा का पद पर नियुक्त है और बहुत अच्छे से निर्णय कर रहा है। अतः चाणक्य ने इस बच्चे को खरीदने का सोचा और 1000 करसापन में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर चले गए, जहां उस समय वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जहां ले जाने के बाद 7-8 वर्षों तक विविध कलाओं की शिक्षा दी। इसके साथ सैन्य शिक्षा, रण शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा चंद्रगुप्त को मौर्य को दिए। अब जब पूरा तरह से चंद्रगुप्त मौर्य सारी शिक्षाओं से निपुण हो गया तो उन्होंने योजना बनाने लगी कि किस प्रकार नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करे। इसी दौरान योजना बनाने के क्रम में किसी के यहाँ रात को ठहरे हुए थे। उसी वक्त एक बच्चा रोटी खाते समय अपना हाथ को जला लेता है तो उसकी माँ डांट कर कहती है कि तुम भी वही काम कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कर रहा है। वह विदेशियों को खदेड़ने के पहले वह सीधे केंद्र पर आक्रमण करता है तो पराजित होगा ही। इसी तरह एक और ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य किसी एक और परिवार के यहाँ ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे एक बच्चा जब खीर खाता है तो बीच से उठाता है, जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है और उसकी माता भी वही बात कहती है कि तुम भी वही काम कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कर रहा है। उसे तो पहले विदेशियों को यानी यूनानियों को भारत से बाहर करना चाहिए, तब वह सीधे मगध पर आक्रमण करता। इन सब बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य समझ गए कि पहले हमें यूनानियों को भारत से खदेड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था और भारत से 323 ईसा पूर्व में चला गया था। लेकिन यहाँ पर जो उसके द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र था उसके अधिकारियों के द्वारा शासन चल रहा था, जैसे पंजाब और सिंध क्षेत्रों में। अतः चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले यूनानियों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। जब पूरा तरह से यूनानियों को भारत से बाहर किया, उसके बाद मगध की विजय यानी नंद वंश का राज्य यानी मगध पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना बनाए और अपने सेना के साथ सीधे धनानंद के यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए। ऐसी जनता भी चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किए, क्योंकि जनता एवं अर्थात प्रजा सभी धनानंद से परेशान थे, क्योंकि वह अत्याचारी शासक था, तरह तरह का टैक्स वसूलता था, जिससे लोग परेशान थे। अतः चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेना ने धनानंद के सेनापति भद्रसाल को पराजित कर दिया और इस प्रकार मगध पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है और वह गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है।
जब वह मगध पर अधिकार कर लेता है तो शासन व्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरीक़ा से शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया। और यह जिस तरह का वह शासन व्यवस्था स्थापित किया वह मौर्य वंश के अंतिम समय तक इसका ये आधार बना रहा। यानी मौर्य वंश जब तक चला तब तक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था ही चला था। इसके साथ शासन व्यवस्था में राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी राजा का अधिकार वंशानुगत हो गया, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। इसके साथ राजा मंत्रिसभा एवं मंत्री परिषद का भी गठन किया। विभागीय व्यवस्था का भी गठन किया। इसके जगह इसके मेन अधिकारी को आमत्य कहे जाते थे। प्रांतीय शासन का भी व्यवस्था किया, गुप्तचरों की व्यवस्था किया, सड़क एवं सिंचाई का व्यवस्था किया। इस प्रकार शासन से संबंधित सभी विभागीय स्थापना किया। इसी दौरान 305-4 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का सेनापति था वह भारत पर आक्रमण करने का चाहा। वह सोचा कि सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर का सेनापति था तो सोचा कि क्यों ना फिर से मैं एक बार भारत पर आक्रमण करूं। अतः 305 या 4 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के ख्याल से काबुल के मार्ग होते हुए सिंध नदी तक पार किया था। अतः इधर से चंद्रगुप्त अपने सेना के साथ वहां पहुंचा और सेल्यूकस को पराजित कर दिया। अतः दोनों के बीच 303 ईसा पूर्व में समझौता होता है। और इस समझौते में यानी संधि में जो सेल्यूकस निकेटर था, जो सिकंदर का सेनापति था, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है तथा दहेज के रूप में 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान, हेरात यानी KKHM काबुल, कंधार, मकरान, हेरात को देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। इसके साथ अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य में हाथी बहुत पाए जाते थे। संपूर्ण भारत विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन प्रबंध और अच्छे से चलाने के बाद वो अंतिम समय में सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में गद्दी को छोड़कर जैन धर्म को अपना लूँ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और अंतिम समय में उन्होंने जो जैन मुनि के साथ भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पे चले गए, जहाँ पे संलेखना पद्धति के द्वारा अपना जीवन को त्याग कर दिए। इस प्रकार देखते हैं कि चंद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ महान शासक प्रबंधक भी थे और उनकी उपलब्धियां बड़े ही महत्वपूर्ण थी। थैंक यू।